हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का बीपीएससी का जो है प्रैक्टिस शीट ये पीटी के लिए है और इसका जो है प्रैक्टिस शीट नंबर आज हम लोग 3 देखेंगे। इसमें टोटल जो है 10 प्रैक्टिस शीट है जो कि वॉल्यूम 2 का है और ये अंतिम प्रहार है। ये जो है पीटी 70वीं इसके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस शीट है और ये टोटल जो है पूर्णतः नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। इससे पहले इस वीडियो से हमने जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 1 और 2 को कवर करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 1 और 2 को देख सकते हैं। और आज जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 3 को इस वीडियो में कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल के साथ कवर करेंगे, इसलिए आप जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही जो है आप लोग टेस्ट को देते चलिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर, जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो लास्ट में आपको कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसी लगी और आज के इस प्रैक्टिस शीट में आपने जो है कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज जो है हम लोग सेट नंबर सी को देखेंगे और ये जो टेस्ट हुआ था फुल टेस्ट जो है ये 29/9/2024 को हुआ था, तो इसे आज जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो है पूर्णतः एनसीईआरटी पे आधारित है प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सूची 1 और सूची 2 से जो है सुमेलित कीजिए। पहला है इसमें धातु दिया हुआ है सूची 1 में और दूसरी तरफ जो है प्राप्त क्षेत्र, यानी किस धातु किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है ये कह रहा है। सोना की बात करें तो ये जो है कोलार से प्राप्त हुआ है और तांबा की बात करें तो जो तांबा है ये राजस्थान से प्राप्त होता है। टीन की बात करें तो टीन जो है ये ईरान से प्राप्त होता है और लजवर्द मणि जो कि मध्य एशिया से प्राप्त होती है। इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो फ्रेंड, हम लोग जो है सभी वीडियो को इसी तरह से जो है डिटेल के साथ कवर कराएंगे, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता जो कि 2500 से 1700 ईसा पूर्व में जो है एक विकसित सभ्यता थी और इसमें जो है साक्ष्यों से पता चलता है कि इस सभ्यता में विदेशों से जो है संपर्क और व्यापार भी जो है उन्नत अवस्था में थी। यह जो है बहुत सारी वस्तुएं का आयात किया जाता था इससे और संबंधित धातुएं वस्तुओं तथा जो है उनकी प्राप्ति और स्थल को सुमेलित निम्नलिखित में से ये है जो हमने जो है बताया है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि उत्तर वैदिक काल में जो है अनेक जनों ने जो है मिलकर जनपदों का निर्माण किया था। पांचाल जनपद का निर्माण जो है ये किन जनों को मिलाकर किया गया था। पांचाल की बात करें तो ये जो है क्रीवी और जो है तुर्वस, इन दोनों को मिलाकर जो है पंचाल जनपद का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रीवी और तुर्वस। इसमें डिटेल में बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में जो है विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक एवं जो है तकनीकी कारणों से जो है कबीलाई राज्यों का पर्याप्त विस्तार हुआ और पूर्व वैदिक युग के जनों से जो है बने कबीलाई राज्यों का जनपदों के रूप में जो है विस्तार हुआ था। ऐसा विभिन्न जनों के आपस में जो है मेल से जो है संगठित होने से हुआ था और इनके जो है 2 प्रमुख उदाहरण थे, एक भरत और पुरु। इन दोनों जो है कबीलों ने मिलकर कुरु राजवंश तथा जो है क्रीवी और तुर्वस ने मिलकर पांचाल राज्य की स्थापना किया। इस प्रकार जो है उत्तर वैदिक काल और उसके जो है बाद के काल में वंशानुगत राज्य का जो है महत्व बढ़ता चला गया। और अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नागरीकरण काल से जो है क्या तात्पर्य है। द्वितीय नागरीकरण काल की बात करें, इससे तात्पर्य है महाजनपद काल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाजनपद काल। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रथम नागरिकरण जो होता है एवं द्वितीय नागरिकरण, जैसे कि शब्दावलियों का प्रयोग अक्सर होता है, इसमें जो है शब्दावलियों का प्रयोग होता है। प्रथम नागरिकरण से तात्पर्य है हड़प्पा सभ्यता से, क्योंकि यह जो है भारतीय
भारतीय इतिहास की अब तक की ज्ञात प्रथम सभ्यता थी और यह जो है नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो है वैदिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। पुनः भारतीय इतिहास में जो है द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया महाजनपद, जो कि 6ठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। इस काल में जो है नगरी का प्रसार उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम तथा जो है मध्य भारत तक देखा गया। समकालीन ग्रंथों में से जो है विभिन्न नगरों की सूचना मिलती है। एक यूनानी विद्वान जो कि अरिस्टोबुलस यह सूचित करता है कि सिकंदर ने अपने आक्रमण के समय जो है झेलम एवं ब्यास नदी के बीच 9 राज्यों के साथ साथ जो है 500 नगरों को भी जीता था। संभव है कि इस नगरों की एक यह संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण हो, फिर भी जो है इतना माना जाता है कि इन क्षेत्रों में भी जो है कुल नगर अस्तित्व में हो। तो ये सभी पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चौथा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला कथन है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो पहला कथन जो है ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है कि समुद्रगुप्त जो कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। ये भी कथन सत्य है। समुद्रगुप्त जो कि परम भागवत को उपाधि धारण करने वाला ये जो है प्रथम गुप्त सम्राट था। इसमें दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त एक प्रतापी शासक था। उसने जो उत्तर दक्षिण भारत के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त करके अपने अधीन कर लिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार जो कि विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर जो है मुग्ध होकर उसे जो है भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। और समुद्रगुप्त जो कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की और द्वितीय गुप्त शासक था, उसने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो कि वेदांत दर्शन के 3 आधारों में शामिल नहीं है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसमें नहीं जो हो जाएगा ये अरण्यक हो जाएगा। वेदांत दर्शन को जो है भारतीय विचारधारा यानी दर्शन का जो है पराकाष्ठ माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है कि वेद का अंत या फिर वैदिक विचारधारा का प्रकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और जो है भागवत गीता। इन्हें जो है वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर जो है वेदांत दर्शन के भी कई उपसंप्रदाय हैं। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि किस विदेशी यात्री का यात्रा जो है वेदांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। सीयूकी के नाम से जो है हेनसांग प्रसिद्ध है। हेनसांग ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन 606 से 647 ईसा पूर्व ईसा के जो है शासनकाल में भारत आया था और भारत आने का उसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म का अध्ययन और बौद्ध ग्रंथों का जो है संग्रह करना। उसने जो है भारत के अनेक क्षेत्रों का भ्रमण किया तथा जो है तत्कालीन समय के बारे में जो है महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की। उसका जो है यात्रा वेदांत सीयूकी यानी चीनी भाषा का शब्द के नाम से जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो है पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है। पंचायतन शब्द की बात करें, ये जो है मंदिर रचना शैली को जो है निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर रचना शैली। पंचायतन एक जो है पुल्लिंग शब्द है जो कि किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए जो है प्रयुक्त होता है, जैसे कि शिव पंचायतन, राम पंचायतन आदि। इस प्रकार जो है पंचायतन एक जो है मंदिर रचना शैली है। 4 लघु मंदिरों से जो है परिवर्तित होने के कारण इसे जो है पंचायतन कहा गया। उदाहरण के लिए जो है उदयपुर का जगदीश मंदिर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शासक वंश और उसके राजधानी को मिलान करना है। पहला है पल्लव वंश।
पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव वंश की राजधानी जो था ये था कांचीपुरम। तो एक का जो है 2 हो जाएगा पल्लव वंश का कांचीपुरम। वर्धन वंश की बात करें तो इसकी राजधानी कन्नौज थी और चालुक्य वंश की राजधानी बादामी तथा जो है पांड्य वंश की राजधानी जो कि मदुरई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कब लड़ा गया था। सबसे महत्वपूर्ण जो लड़ा गया था ये 1192 में लड़ा गया था। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की दृष्टि से जो है सबसे महत्वपूर्ण युद्ध ये तराइन का दूसरा युद्ध था जो कि 1192 में लड़ा गया था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था जिसमें जो है मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। इसके पूर्व 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद जो है मोहम्मद गौरी ने भारत के जीते हुए जो है क्षेत्र की देखभाल के लिए जो है एक गुलाम जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रभार सौंपकर वापस अपना देश चला गया। इस प्रकार जो भारत में मुस्लिम शासक की नींव रखी गई। अगला कथन और कारण दिया हुआ है। ए में है कथन में कह रहा है कि बलबन ने अपने शासन को जो है शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। तो ये जो कथन है ये कथन सही है। बलबन ने जो है अपने शासन को जो शक्तिशाली बनाया था और सारी सत्ता अपने हाथों में सौंप ली थी। बलबन उत्तर पश्चिम सीमा को जो है मंगोल आक्रमण से जो है सुरक्षित करना चाहता था। ये भी कथन जो है कारण जो है ये सत्य है, परंतु इसका जो है आर ए दोनों सही है अपने जगह, परंतु आर ए की सही व्याख्या जो है ये नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आर और ए दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रही है। इसमें है कि गयासुद्दीन बलबन जो कि 1266 से 87 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का जो है शासक था। इसने जो सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर अपनी सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। इसका कारण था कि वह जो है तुर्क अमीरों के तुलना में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता था। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण के जो है रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर जो है सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। इस प्रकार जो है आर ए कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है कि फारस जो कि ईरान का प्रसिद्ध यात्री अब्दुल रज्जाक ने किस कालखंड में जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इसकी बात करें तो ये जो है 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में जो है ये यात्रा किए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फारस का प्रसिद्ध यात्री अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इस प्रकार इसके यात्रा का कालखंड जो है 15वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। अब्दुल रज्जाक ने जो है अपने वृत्तांत में जो है विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर जो है चर्चा किए थे। अगला है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। बहमनी राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन हसन द्वारा 1347 ईस्वी में किया गया था। दक्कन के अमीरों ने जो है विद्रोह के कारण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के जो है अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई और जफर खां उर्फ जो है हसन गंगू नामक एक जो है सरदार ने अलाउद्दीन हसन ने अपनी बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने जो है गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा जो है उसका नाम अहसानाबाद रखा था। और अगला प्रश्न है कि शुद्ध द्वैतावाद का प्रतिपादक किनके द्वारा जो है किया गया था। शुद्ध द्वैतावाद का प्रतिपादन की बात करें ये जो है वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। यहाँ पे बात करें श्री वल्लभाचार्य की तो ये जो है एक तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। उन्होंने जो है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का जो है अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्ध द्वैत मत यानी शुद्ध अद्वैतवाद या फिर पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया था। उन्हें जो है अग्नि का अवतार माना जाता था।
ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अगला है कि अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। उस समय जो है दशवंत इसके चित्रकार थे। दशवंत, ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में चित्रकला का विकास अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। आगे चलकर जो है जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। चित्रकला का शुरुआत जो है अकबर के शासनकाल में हुआ था, परंतु जो है चरमोत्कर्ष पर ये जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक जो कि आईने अकबरी में अकबरकालीन चित्रकारों के नाम का जो है उल्लेख किया था। इसमें प्रमुख है दशवंत, वसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, हरिवंश, महेश आदि। और अगला है कथन और कारण दिया हुआ है। पहला में कथन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए जो है हुई थी, न कि भारत के लिए, जो कि सत्य भी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हुई थी। और कारण इसका है कि आरंभ में डच कंपनी की तरह ही जो है ब्रिटिश कंपनी भी पूरब के मसाले व्यापार का जो है एकाधिकार स्थापित करने के लिए प्रयासरत था। तो ये दोनों कथन और कारण सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है कि वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध की बात करिए जो है 1760 में लड़ा गया था। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1760। वांडीवास का युद्ध जो कि जनवरी 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है फ्रांसीसी पराजित हुए और पराजित के उपरांत भारतीय क्षेत्र में जो है फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षाएं हमारे लिए जो है दफन हो गया। इस युद्ध में जो है अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता जो कि सर आयरनकोट, जबकि फ्रांसीसी नेता के नेतृत्वकर्ता काउंट डी लाली ने जो है किया था। और अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है, इसमें ये पता लगाना है। पहला है कि अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को उत्तर पश्चिम भारत में लागू किया, जो कि गलत है। और इस भू राजस्व व्यवस्था के जन्मदाता जो कि टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है, जो कि सत्य है। इसमें जो है केवल 2 कथन सत्य हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है भारत में ब्रिटिश शासक स्थापित होने के बाद जो है अंग्रेजों ने भू राजस्व की वसूली के लिए अनेक प्रकार के जो है बंदोबस्ती पद्धतियों के प्रयोग में लाया। इनमें प्रमुख थे जमींदारी पद्धति, रैयतवाड़ी पद्धति, महलवाड़ी पद्धति। और दक्षिण भारत में जो है भू राजस्व की वसूली हेतु रैयतवाड़ी पद्धति को लागू किया गया। इस व्यवस्था के जन्मदाता जो कि टॉमस मुनरो तथा जो है कैप्टन रीड थे। और ये जो है आगे चलकर यह व्यवस्था बम्बई के कुछ भागों, असम के कुछ भाग तथा जो है कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक में भी लागू हो गई। इस तरह से जो है कथन 1 गलत था और 2 जो है सत्य था। अगला कि कंपनी ने जो है सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा का संचालन किया, तो किस कंपनी ने किया था? ये किया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी, जो कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में जो है सर्वप्रथम रेलवे के परिचालन प्रारंभ हुआ था। ये जो है 1853 में बम्बई के बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से थाने के बीच भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का आरंभ जो कि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी के द्वारा कराया गया था। और अगला है कि राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया। राजसी उपाधि अधिनियम की बात करें, ये जो है 1876 में पारित किया गया था। राजसी उपाधि अधिनियम जो कि 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत जो है महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई। इस प्रकार जो है सम्राट एडवर्ड जो कि 7 को वर्ष 2003 में तथा जो है जॉर्ज पंचम को वर्ष 2011 में इस अधिनियम के तहत जो है भारत का सम्राट घोषित किया गया। और अगला प्रश्न है सूची को सूची 2 से मिलाना है। विलियम बेंटिंक दिया हुआ। विलियम बेंटिंक की बात करें तो विलियम बेंटिंक जो थे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करने वाले व्यक्ति थे।
तो ए का 2 हो जाएगा। चार्ल्स मेटकॉफ की बात करें, ये जो थे प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था, प्रेस पर से प्रतिबंध जो कि चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा हटाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, ये जो है बंगाल में द्वैध शासन लागू करना इनका काम था। और लॉर्ड कर्जन जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में उचित शब्द का आधार कीजिए। इसमें है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को जो है खालिस्तान ने स्थापित किया था। तो महाराष्ट्र में जो है रामोसी कृषक जत्था को ये वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ भारतीय क्रांतिकारियों में जो है अग्रण्य वासुदेव बलवंत फड़के जो कि बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें जो है प्रशिक्षित लड़ाकू बल में जो है परिवर्तित करने का काम किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना भी की थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है बलवंत फड़के को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दी गई तथा जो 1833 ईस्वी में आमरण अनशन करने से जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र, इसे जो है कब और किसने प्रकाशित किया? तो इसे जो है 1780 में J.A. हिक्की यानी जेम्स हिक्की के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र जो कि बंगाल गजट था और ये जो है सन 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की ने जो है इसे प्रकाशित करना प्रारंभ किया था। हिक्की को जो है कंपनी का आलोचना करने के अपराध में सजा भुगतनी पड़ी थी, परंतु जो है उसने अपनी नीति नहीं बदली। आगे चलकर हिक्की ने प्रेस को जब्त कर लिया और जो है इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। अगला कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाली निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है। इसमें है बात करें यहाँ पे द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की, ये 1851 में हुई थी, 1851। बात करें यहाँ पे मद्रास नेटिव एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 1852 में। और द इंडियन एसोसिएशन की बात करें, इसकी स्थापना जो हुई थी द इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुई थी। साथ ही बात करें यहाँ पे लैंड होल्डर्स सोसाइटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1838 में। तो इसमें बोल रहा है कि उस उपर्युक्त संस्थाओं में स्थापित कालानुक्रम, तो सबसे पहले जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा लैंड होल्ड सोसाइटी, उसके बाद जो हो जाएगा उसके बाद द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, फिर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मद्रास नेटिव एसोसिएशन, फिर द इंडियन एसोसिएशन, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किनके द्वारा और कब की गई? अभिनव भारत की बात करें तो इनकी स्थापना जो है विनय दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय दामोदर सावरकर 1904, और इसकी स्थान जो है नासिक में हुआ था। अगला है कि एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उपर्युक्त कथन किनका है? ये जो कथन है आगा खां जी का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने जो है की थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम वर्ग को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा उपलब्ध करा के जो है प्रगतिशील बनाना था, लेकिन आगे चलकर यह विश्वविद्यालय भी जो है कुछ हद तक मुस्लिम कट्टरपंथी राजनीति का शिकार हो गया। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला, सन 1919 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की, जो कि सत्य कथन है। और नमक सत्याग्रह जो कि 1930 ईस्वी के दौरान गांधी जी ने गिरफ्तार हो गए और इनके गिरफ्तार हो जाने के बाद जो है आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान वल्लभ भाई पटेल लिया था। ये दोनों कथन सत्य हैं। इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा जो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई?
सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया? ये 16 अगस्त 1932 को किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1932। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के विभिन्न संप्रदायों एवं जो है दलित वर्गों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः जो है इस सम्मेलन में इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया गया। तद अनुसार की बात करें तो 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसके अंतर्गत जो है दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से पृथक करने का प्रयास किया गया, जो कि अंग्रेजों को की जो है वोट डालो और राज करो की नीति का ही जो है एक अंग था। अगला कि भारत सरकार तत्कालिक ब्रिटिश उपनिवेश तथा जो है देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है कब और किस प्रमुख कमेटी का गठन किया गया? ये जो है बटलर कमेटी 1927 का गठन किया गया था। बटलर कमेटी का गठन जो कि 1927 में किया गया था, इसे जो है भारतीय रियासत कमेटी भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा जो है भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा जो है ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं जो है वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। और अगला है कि सन 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने निदेशकों पर जो नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस कानून के द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने जो है ईस्ट इंडिया के कार्यों पर जो है कुछ नियंत्रण रखने तथा उसकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने के प्रयास किया था। रेगुलेटिंग एक्ट की जो है कमियों को दूर करने के लिए 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट लाया गया और इसके द्वारा जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह जो है विनियमित करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन जो है ब्रिटिश ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की थी और इसका मुख्य कार्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशों यानी डायरेक्टरों की नीतियों को जो है नियंत्रित करना। अगला है कि आवेग की बीमा क्या होगी? आवेग की बीमा की बात करें तो इसकी बीमा होगी MLT-1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और MLT-2 जो कि दाब की है, ML-1T-2 जो कि बल की बीमा है। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है ये ध्वनि की तरंग दैर्घ्य के द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होती है, लेकिन जो है आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होती है। और अगला प्रश्न है कि किसी किरणपुंज के किसी विरल से जो है किसी सघन माध्यम में प्रगमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी किरणपुंज के किसी विरल से किसी सघन माध्यम में प्रगमन करने वाली जो है किसी किरणपुंज की गति धीमी हो जाती है और जो है ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोफोन और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? विचार करना है। माइक्रोफोन ध्वनि को नियंत्रित यांत्रिक संकेत में परिवर्तित करता है, जो कि गलत है। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, तो दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। तीसरा, स्पीकर यांत्रिक संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है, ये भी कथन गलत है, क्योंकि स्पीकर जो है ये विद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है, तो चौथा जो है सत्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 4 जो कि सत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला कि कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, उनके जो है गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है? तो ये जो है त्वरण जो कि एक समान बना रहता है। अगला, यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी हो तो जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब जो है ये अनंत पर बनेगा। यदि किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका जो है प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। इसमें गलत
तो पहला है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलती है, तो ये सत्य हो जाएगा। विद्युत जनित्र यानी जनरेटर जो है विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये भी सत्य है। धारा वहन करने वाली लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाओं में होगी, ये भी सत्य है। परंतु जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। हरे रंग के विद्युत रोधन वाला तार सामान्यतः जो है किसी विद्युत आपूर्ति की विद्युतमय तार होती है, जो कि गलत है। ये विद्युतमय तार तथा जो उदासीन तार जो कि काले रंग की होती है। अगला प्रश्न है कि किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जाता है, तो ये जो है परवलयी दर्पण माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा परवलयी दर्पण। अगला प्रश्न है कि किसी यौगिक में विद्यमान संघटकों को जो है पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है विद्युत रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी यौगिक के घटकों के रासायनिक या फिर विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जो है पृथक किया जा सकता है, परंतु जो है भौतिक विधियों द्वारा नहीं। यह जो है समांग होता है। किसी यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म इसके जो है अवयवी तत्वों से जो है भिन्न होते हैं। यौगिकों को जो है मोटे तौर पर कार्बनिक तथा जो अकार्बनिक यौगिकों में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है अगला क्वेश्चन है कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के दौरान जो है बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से जो है विक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया इसे जो है सही निरूपित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CaOH का हॉल 2 प्लस CO2 जो कि CaCO3 प्लस H2O बनाता है। और अगला प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हीरा और ग्रेफाइट की बात करें तो हीरा जो होता है कठोर होता है, किंतु जो ग्रेफाइट मुलायम और जो है फिसल युक्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हीरे और ग्रेफाइट की संरचना भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है यौगिक है। यौगिक की बात करें तो यौगिक जो हो जाएगा ये शर्करा हो जाएगा। शर्करा इसका सूत्र होता है C12H22O11। एक यौगिक है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में जो रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। और अगला निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। इसमें नहीं कह रहा है तो सोडा बोतल खोलना ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। लोहे पर जंग लगना, दहन, विकृत गंधीता ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और अगला प्रश्न है कि एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है, तो इसमें गलत जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्वच्छ एल्युमिनियम पदार्थ एनोड और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होता है, जो कि गलत है। इसमें जो है एनोडीकरण में होता है यह एल्युमिनियम के संक्षारण प्रतिरोधी बनाता है तथा जो एल्युमिनियम, टाइटेनियम और जो है मैग्नीशियम जैसी धातुओं को एनोडीकृत किया जाता है। यह जो है वायुयान उद्योगों में प्रयुक्त होता है। तो ये सभी तीनों कथन जो सत्य थे, परंतु चौथा कथन जो था ये गलत कथन था। एनएडी प्रक्रिया की बात करें वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके उसके ऊपर जो है बने प्राकृतिक ऑक्साइड की परत को जो है और अधिक मोटा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नैप्थलीन पीली कज्जली ज्वाला के जो है साथ जलता है, इसका कारण क्या है, तो ये जो है अपूर्ण दहन होता है इसमें, इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैप्थलीन पीली कज्जली ज्वाला के साथ जो जलता है इसका कारण है कि नैप्थलीन का अपूर्ण दहन होता है। नैप्थलीन कच्चे तेल से प्राप्त एक जो है चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। यह एक कीटनाशक है जिसका उपयोग जो है विकर्षण के रूप में भी किया जाता है। अगला है कि पर्ण विन्यास शब्द किसके प्रतिरूप यानी पैटर्न से संदर्भित है। इसकी बात करें ये जो है पत्तियों का विन्यास इससे जो है संदर्भित है। पादपों का शाखा या फिर तने पर जो है पत्तियों का विन्यास का क्रम जो है पर्ण विन्यास कहलाता है। पर्ण विन्यास में जो है पत्तियों का क्रम इस प्रकार होता है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक से अधिक प्रकाश मिल सके। यह जो है 3 प्रकार के होता है, एकांतर, विपरीत तथा जो है चक्रीय पर्ण विन्यास। अगला प्रश्न है गुणसूत्र यानी DNA एवं जो है
किससे मिलकर बने होते हैं? गुणसूत्र की बात करें डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक प्रदेश होता है जिसमें जो है केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है और जो है केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है। ऐसे प्रदेश को क्या कहा जाता है? इसे जो है केंद्रकाव कहा जाता है। केंद्रकाव ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु में जो है एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और जो है केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है। इस क्षेत्र को जो है केंद्रकाव कहते हैं। यह जो है कोशिका द्रव्य में उपस्थित नग्न द्विरज्जु वर्तलु एवं जो है एकल डीएनए के रूप में होता है। ऐसी कोशिका को जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि ऊंचे पेड़ों में दारू यानी जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और जो है पानी के गुणधर्म को जो कि ऊर्ध्व गति की सहायक होते हैं वे कौन है? इसकी बात करें ये हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, संसर्जन और जो है आसंजन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अवृत्त बीजियों के बीजांड में जो है निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिकाएं नहीं है? इसमें बीजांडकाय जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ये जो है इसमें मौजूद नहीं होता है। बाकी सहाय कोशिका, प्रतिव्यासांत कोशिका और अंड ये सभी जो उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी धावक को दौड़ने के बाद जो है उरुपेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है। ऐसा निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है? तो ये जो है लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी धावक के दौड़ने के बाद जो जांघ की मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, ऐसा लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण होता है। अवायवीय शोषण के कारण मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है लैक्टिक एसिड का संचय होता है। लैक्टिक एसिड के जमा होने से जो है धावक के पैरों में ऐंठन होने लगती है। अगला प्रश्न है कि यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाएं यानी आरबीसी को जो पृथक किया जाता है और उन्हें जो सामान्य लवण की घोल रुधिर का संप्रासारी विलयन में जो है तनुकृत किया जाता है, तो आरबीसी का जो है क्या होगा? इसमें जो आरबीसी का होगा ये आरबीसी सिकुड़ जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीसी सिकुड़ जाएगी। अगला कि यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें गलत है ये बताना है। पित्त में जो है लैपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं जो कि गलत कथन है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही। पित्त वसाओं का पायसीकरण में जो है सहायक होता है जो कि सत्य है। और पित्त अमाशय में जो है आने वाली खाद में अम्लीय पीएच के उदासीन करता है। पीएच खाद में जो है पित्त खाद में पीएच को क्षारीय करता है और जो अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया को जो है सुगम बनाता है। ये तीनों कथन सत्य थे। पहला कथन जो था ये गलत था। अगला प्रश्न है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो कि 120 से 80 होता है, ये जो है संख्या रक्तदाब को दर्शाता है। तो ये जो है ये दर्शाता है नीलय संकुचन और नीलय विश्रांति पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शीघ्र और दक्ष अनुक्रिया के लिए जो है प्राणियों में प्रतिवर्त चाप विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुक्रम प्रतिवर्त चाप को सटीक रूप से निरूपित करता है? इसमें जो है ग्राही संवेदी न्यूरॉन, मस्तिष्क मेरुरज्जु में रिले न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन ये जो है सही निरूपित कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिसेप्टर उत्तेजना का पता लगाता है और एक जो संवेदी तंत्रिका आवेग को रीढ़ की हड्डी तक ले जाती है जहां इसे जो है एंटीरियरन तक प्रेरित किया जाता है। प्रतिक्रिया मोटर तंत्रिका को दी जाती है जो कि लक्ष्य हार्मोन से जुड़ती है। लक्ष्य अंग जो कि मांसपेशियों या ग्रंथियों हो सकता है, ये जो है प्रभाव कारक कहलाता है। अगला है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोधक शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। यह कौन सा विकल्प रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है एक प्रकार का असंक्रामक रोग है जो कि गलत है। यह जो है संक्रामक रोग है। इसमें जो है सूक्ष्म जीवों या फिर सुपरवर्ग
संक्रमण का कारण बनते हैं, जिनका जो है प्रतिजैविक इलाज नहीं हो सकते हैं। साथ ही इसमें जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए AMR का लागत महत्वपूर्ण है और AMR बैक्टीरिया, वायरस और जो कवक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास के वर्तमान स्थिति के साथ जो है क्वांटम कंप्यूटिंग निम्नलिखित में से कौन से जो है कार्य प्रभावी ढंग से कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो इसमें जो कार्य करता है दवाएं विकसित करना, क्रिप्टोग्राफी, रसद अनुकूलन, अनुसंधान, सुरक्षित संचार, ये सभी कार्य जो है क्वांटम कंप्यूटिंग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य कथन है। पहला, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को जो भारत में पेटेंट कराया जा सकता है, जो कि गलत है। भारत में कई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है, कोई भी नहीं है, ये गलत कथन है। पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने का पात्र नहीं है, जो कि सत्य है। इसमें केवल 3 सत्य हैं। पेटेंट एक्ट 1917 के अनुसार जो किसी भी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता है, इसलिए जो है एक कथन गलत हो जाएंगे। भारत में जो 1958 में बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड जो कि IPAB गठित किया गया था, जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तो दूसरा कथन भी जो है ये गलत हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि बैगन के आनुवांशिक अभियांत्रिकी से जो है उसकी एक नई किस्म BT बैगन विकसित की गई। इसका क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य था इसे जो है नास्कजीव सह बनाना। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के संबंध में कौन सा कथन सही है, इस पे विचार करना है। पहला है कि इस दूरबीन यानी टेलीस्कोप को नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है संयुक्त रूप से विकसित किया था, जो कि गलत है। इसकी बात करें तो इसमें जो विकसित किया गया था ये सिर्फ जो है नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को वर्ष 2003 में जो है लॉन्च किया गया था। तो पहला कथन गलत हो जाएंगे। यह जो है अवरक्त द्वारा जो है ब्रह्मांड की बारीकी से जांच करता है। तो ये जो है अवरक्त द्वारा ब्रह्मांड के अध्ययन करने के लिए नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को वर्ष 2003 में लॉन्च किया गया। और यह जो है नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम का अंतिम मिशन है, जिसने जो है वर्ष 1990 से 2003 के बीच 4 विशेष टेलीस्कोप को जो है लॉन्च किया। तो दूसरा कथन जो है ये सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना कौन सा सही कथन है। पहला कथन है कि इसमें पहला कथन दिया गया है कि हरियाणा और दिल्ली राज्य केवल सिंधु नदी तंत्र का जल जो है विभाजन करता है। इसमें पहला क्वेश्चन में केवल लगा दिया है, जो कि गलत हो जाएगा। दूसरा है कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवृत है, जो कि सत्य है। दूसरा कथन सत्य हो जाएंगे। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, जो कि पश्चिमी घाट के अन्नाईमलाई पहाड़ियों में स्थित है। ये भी कथन सत्य है। इसमें केवल 2 सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी के तंत्रों के बीच जल विभाजन करता है, तो ये भी जो है सत्य हो जाएंगे। लेकिन वहाँ क्वेश्चन में जो है दिया हुआ था सिंधु, और उसमें जो है केवल सिंधु दिया हुआ था, तो क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो गया था। और अगर हम लोग बात करें पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवृत है, इनकी जो है औसतन ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, जो कि 2695 मीटर ऊंची है, जो पश्चिमी घाट की अन्नाईमलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये डोडा बेटा है, और यह जो है नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पर्वत और कहाँ स्थित है ये दिया हुआ है। पहला है कि सैडल चोटी की बात करें, ये जो स्थित है उत्तरी अंडमान में स्थित है, तो एक का पी हो जाएगा।
माउंट डियोबोला जो कि मध्य अंडमान में स्थित है। माउंट कोयोबो की बात करें तो ये जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है माउंट कोयोब। और माउंट थुइलर की बात करें ये जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 का P, 2 का Q, R का 3 और 4 का यस। अगला है कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि एक अपवाह द्रोणी को जो दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं, जो कि सत्य है। और बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को जो है नदी द्रोणी, जबकि जो है छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जो है जल संभर कहा जाता है। ये दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पतियों को कहा जाता है, तो ये जो है हाइग्रोफाइट कहा जाता है। हाइग्रोफाइट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रोपोफाइट पूछे, ये जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को कहा जाता है। और हाइग्रोफाइट जो कि दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाला वनस्पति क्षेत्र कहा जाता है। जीरोफाइट आप पूछे तो जीरोफाइट जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को कहा जाता है। और जो है जलप्लावित क्षेत्रों की वनस्पति को जो है हाइड्रोफाइट कहा जाता है। मेसोफाइट जो कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को कहा जाता है। क्रायोफाइट जो कि टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को कहा जाता है। हाइलोफाइट पूछे तो ये जो है नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को कहा जाता है। और लिथोफाइट पूछे, ये जो है कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहा जाता है। अगला है कि एरेवान नामक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। एरेवान की बात करिए जो है आर्मेनिया की राजधानी है। आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्मेनिया जो कि एरेवान की राजधानी है। स्लोवेनिया जो कि लजाना की राजधानी है। जॉर्जिया ये जो है तिबिलिसी की राजधानी है। और क्रोएशिया की राजधानी जो कि जग्रेब है। इटली की राजधानी रोम है। इस प्रकार जो है आप लोग सभी देश की राजधानी को याद रख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो कि भू अवरुद्ध देश है। अगर बात करें इसमें तो भू अवरुद्ध देश जो हो जाएगा ये जाम्बिया, सर्बिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, पराग्वे, अंडोरा और ऑस्ट्रिया, ये सभी जो है देश ये भू अवरुद्ध देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एशिया में पूछे तो अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो है देश एशिया में ये भू अवरुद्ध देश है। और यूरोप के देश जो है ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मैसेडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, आर्मेनिया, बेलारूस, अंडोरा, लिचेस्टी, मोल्डोवा एवं जो है सैन मेरिना, ये सभी जो है देश यूरोप के हैं जो कि भू अवेष्टित देश है। और अफ्रीका के देश जो है बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसोथो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो और रवांडा, दक्षिण सूडान, इथोपिया एवं जो है मध्य अफ्रीकी गण, ये सभी राज्य अफ्रीका के हैं और ये सभी जो है भू अवेष्टित देश है। अगला है कि दक्षिण अमेरिका के देश जो है बोलिविया और पराग्वे, ये दो देश हैं दक्षिण अमेरिका के जो कि भू अवरुद्ध देश है। तो इस प्रकार से आप लोग सभी को जो है याद कर लीजिएगा, एक बार जो है नोट जरूर कीजिएगा। अगला है कि संस्थान और मुख्यालय दिया हुआ है, इसमें मिलान करना है कौन सा संस्थान और किस मुख्यालय इसका कहा है। भारतीय गन्ना अनुसंधान की बात करें, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पहला कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है ये लखनऊ में स्थित है, तो पहला कथन गलत हो जाएंगे। दूसरा है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो कि जोरहट में है, तो दूसरा सत्य हो जाएंगे। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की बात करें तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो कि बेंगलुरु में स्थित है, तो ये भी सत्य हो जाएंगे। केंद्रीय कपास अनुसंधान जो कि नागपुर में है, यहाँ पूना दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा राइट आंसर 2 और 3 यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है,
राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान जोरहट और राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान चकमंगलुरु में। साथ ही इसमें बात करें राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र जो कि कोट्टायम में स्थित है, केंद्रीय और रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में, जूट अनुसंधान जो है बैरकपुर में, और केंद्रीय आलू अनुसंधान तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री, नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड़ा और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर में स्थित है, भारतीय तिलहन अनुसंधान जो कि हैदराबाद में, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो कि बेंगलुरु में स्थित है। अगला है जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चयन करना है। पहला है कि देश की जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति किलोमीटर थी, जो कि इसमें पहला कथन जो हो जाएगा, पहला जो कथन है कि देश की जनसंख्या घनत्व 325 प्रति व्यक्ति किलोमीटर हो गई, जो कि गलत है। इसमें 325 से जो है 2011 में 382 हो गई थी, तो पहला कथन गलत हो जाएंगे। दूसरा है कि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.64 से बढ़कर 1.97 हो गई, जबकि जो है दशकीय वृद्धि दर जो है 17.17% हो गई। ये भी कथन गलत है, क्योंकि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर जो था ये 1.97 से घटकर जो है 1.64 हो गई थी, तो ये कथन गलत हो जाएंगे। शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष में 927 से घटकर 918 हो गई थी, जो कि सत्य है। इसमें गलत पूछ रहा है तो 2 जो है गलत कथन है, 2 कथन गलत है, 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत से संबंधित प्रमुख आंकड़े की बात करें 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो थी 121 करोड़ 8,54,997 थी, जिसमें से पुरुष जो था 62,32,70,258 जो कि 51.47% और महिलाएं 48.53% थी। तो इस प्रकार देख सकते हैं। और भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कुल जनसंख्या विश्व की जो है 17.5% थी। अगला प्रश्न है कि प्रमुख स्थानीय पवन, मिलान करना इसमें सही कौन सा है। नॉर्वेस्टर जो कि न्यूजीलैंड में, पहला कथन जो सत्य हो जाएगा, नॉर्वेस्टर ये न्यूजीलैंड की हवाएं है। ब्लैक रोलर अमेरिका और चिली जो कि ट्यूनीशिया की, तो ये उपर्युक्त में से सभी जो है मिलान सत्य है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जलधारा और प्रकृति, ओखोटस्क धारा की बात करिए जो है ठंडी जलधारा है, तो ये गलत हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो कि गर्म है, तो ये सत्य हो जाएगा। सोमाली धारा ठंडी धारा है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। रेनेल धारा जो कि ठंडी धारा है, यहाँ गर्म दिया हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सत्य हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रों पर जो है संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा जो पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर जो पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है, तो क्या कहलाती है, ये जो है ओस कहलाती है। और अगला प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भूमध्य सागरीय जलवायु हेतु प्रयुक्त कूट है। इसमें बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CSA, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्घोषणा किस वर्ष की गई। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, इसकी उद्घोषणा जो है 1997 में की गई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1997। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल है। इसका उद्घोषणा जो है सन 1997 ईस्वी में की गई और सन 2005 में जो है ये प्रभावी हुई थी। अगला है समुद्र में वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है कहलाता है, तो ये जो है थर्मोक्लाइन कहलाता है। थर्मोक्लाइन ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्षेत्र में जो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है, विचार करना। पहला है कि जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है वह जो स्थिति अपसौर कहलाती है, जो कि गलत कथन है। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो ये जो है उपसौर कहलाती है।
प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास जो है अपसौर की स्थिति बनती है, जो कि सत्य है। तो इसमें केवल 2 सही हो जाएंगे। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है तो उपसौर होता है। प्रत्येक साल जो है ये 3 जनवरी के आसपास होता है। उच्च और निम्न ज्वारों के क्रम भी जो है इसमें असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। और 4 जुलाई के आसपास जो है सूर्य सबसे दूर होता है, इसे अपसौर कहते हैं। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन, यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्द समूहों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रमुख शब्द को शामिल किया गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तब है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है ये लाया गया था। इस संशोधन अधिनियम को जो है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अनुसूचियां और प्रावधान दिया हुआ है। पहली की बात करें तो पहली में जो दी गई है ये राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में पहली अनुसूची में मिलता है। दूसरी अनुसूची की बात करें, इसमें जो है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध मिलता है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में जो है संवैधानिक प्राधिकारियों के शपथ का प्रारूप मिलता है। चौथी में जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 1, बी का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 2। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद अभियुक्त या फिर दोष सिद्धि व्यक्ति को जो दोहरे दंड एवं आत्म अभिशंसन से जो संरक्षित प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 20 करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है व्यक्ति को चाहे वो अभियुक्त हो या फिर दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण प्रदान करता है, जो कि अनुच्छेद 20 करता है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा जो है बुलाया जाता है? तो ये जो है बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी विधेयक पर जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति द्वारा जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसे संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है की जाती है। अगला, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो संसद की सबसे बड़ी समिति ये जो है प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति, इसमें सदस्यों की संख्या टोटल 22 होती है। सार्वजनिक उद्यम, इसमें जो है 22 होती है, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। ये सभी आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि को जो है खो देता है तो क्या अर्थ है? जब ये जमानत राशि खो देता तो जो है ये निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किसी भी प्रकार के निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि 24 अक्टूबर की तिथि को प्रतिवर्ष पंचायत रूप में मनाया गया, जो कि गलत है। पंचायत दिवस की बात करें, प्रति वर्ष जो है पंचायत दिवस ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो पहला कथन गलत हो जाएंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, जो कि सत्य है। तीसरा है, किसी व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। अगर पंचायत के चुनाव लड़ने की बात करें, इसमें जो है 21 वर्ष का प्रावधान किया गया है, जो कि तीसरा भी कथन गलत हो जाएंगे। चौथा है कि राज्यों को जो पंचायत राज प्रणाली के अंतर्गत चुनावों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने के अनिवार्य व्यवस्था निर्धारित की गई है। अगर हम बात करें चौथा कथन की, तो ये भी कथन गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ये भी कथन गलत हो जाएंगे। इसमें केवल एक कथन सत्य है, जो कि दूसरा सही है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है स्थानों की आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसमें की गई है अनुच्छेद 330 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330।
भारतीय संविधान के लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 330 के तहत की गई है। ऐसे ही व्यवस्था राज्यों की विधानसभाओं के संबंध की बात करें, इसमें जो होगा यह अनुच्छेद 332 के द्वारा की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध का प्रावधानिक संविधान किस भाग के अंतर्गत समाहित किया गया है? तो ये जो किया गया भाग 18 के तहत किया गया है। इसमें जो है 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल, इसमें जो लगता है 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगता है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। अगला है इसका राइट आंसर हो जाएगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध कराना। कमजोर वर्ग के कल्याण कराना जो है इसका मुख्य लक्ष्य है। कल्याणकारी राज्य नागरिकों को विशेष रूप से जो है कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक एवं जो आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रखता है। नागरिकों को जो है वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है और उनका जो है कल्याण स्वयं कर सकते हैं, उससे जो है किसी विशेष आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिक्स का यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साधन लागत के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, गलत है, इसकी चर्चा करना है। साधन की बात करें लागत में, इसमें जो है किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोक्ता या प्रयुक्त उत्पादन कारकों के जो है संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है, जो कि सत्य है। दूसरा, साधन लागत में सरकार के भुगतान किए गए कर को जो है शामिल किया जाता है, परंतु अनुनाद को शामिल नहीं किया जाता, जो कि गलत है। इसमें जो है अनुनाद को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश। भिलाई की बात करें तो भिलाई की स्थापना जो की गई थी ये छत्तीसगढ़ में की गई थी और ये जो है सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई थी, तो पहला सत्य हो जाएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र जो कि जर्मनी की सहायता से, बोकारो जो है ये सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई थी, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है राउरकेला इस्पात संयंत्र। इसकी बात करें तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है और ये जर्मनी की सहायता से, सहयोग से जो है ये इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 इसमें सत्य है, जो कि 1 और 3। अगर पूछे बोकारो की, तो बोकारो की स्थापना जो कि झारखंड में हुई थी और सोवियत संघ रूस की सहायता से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो कि पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन या फिर यूके की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो कि कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है? कोर इंडस्ट्रीज की बात करें, इसमें सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस शामिल है, परंतु जो है कपड़ा इसमें शामिल नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी या फिर उद्यम को जो कि महारत्न दर्जा प्राप्त नहीं है? महारत्न कंपनी का दर्जा जो है ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को, गेल लिमिटेड को और जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन सभी को प्राप्त है, परंतु जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इन्हें जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगर हम लोग महारत्न कंपनी की बात करें तो भेल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, बीपीसीएल, गेल और जो है एचपीसीएल, ये सभी जो है महारत्न का दर्जा प्राप्त है। साथ में जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि न्यू है, इसे भी जो है महारत्न की दर्जा प्राप्त है। अगला है, यदि सिक्के का वास्तविक एक जो है अंकित मूल्य बराबर हो तो उसे जो है कहा जाता है, वास्तविक और अंकित मूल्य अगर सिक्के के बराबर हो तो इसे जो है मानक मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यापारिक बैंकों को अपने जो कुल जमा एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद, स्वर्ण एवं जो है अल्पकालीन आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है, तो क्या कहलाता है? तो ये जो है वैधानिक तरलता अनुपात कहलाती है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरआरबी की स्थापना जो कि 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। उस समय इनकी संख्या 5 थी,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य बैंकिंग सेवा को ग्रामीण व जो है दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना था। जहां जो है बैंकिंग सुविधाओं को अभाव हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि एवं जो है अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण की उपलब्धता भी जो है सुनिश्चित करते थे। अगला प्रश्न है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा जो है उनकी मांग कम हो जाती है तो इससे जो है कीमतें घटती है, जिसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। मुद्रा अपस्फीति ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि ऑपरेशन फ्लड 5वीं पंचवर्षीय योजना का दौरान यह प्रारंभ किया गया था, जो कि सत्य है। ऑपरेशन फ्लड जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। अगला है 6ठी पंचवर्षीय योजना, जो कि आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। ये भी जो है पहला जो कथन है, सॉरी फ्रेंड, मैंने जो है पहला गलत बता दिया। ऑपरेशन फ्लड जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। 6ठी पंचवर्षीय योजना जो कि आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है, तो ये सत्य हो जाएंगे। इसमें केवल 2 सत्य हो जाएंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 के बीच हुआ था, और यह जो पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। इसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा जो आत्मनिर्भरता की आधिकारिक प्राप्ति की इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। मुख्य मूल्य स्तर में जो है स्थायित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है मुद्रा प्रसार संबंधित तत्वों का नियंत्रण करना था। साथ ही इसमें जो है परिवार नियोजन के कार्यक्रम को लागू करना था, और इसमें जो है ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति इसी योजना काल में जो है प्रारंभ की गई थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 85 तक चली थी, यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना। इस योजना में आर्थिक विकास दर में जो है पर्याप्त वृद्धि, संसाधन के प्रयोग से संबंधित जो है कार्यकुशलता में सुधार तथा जो है उत्पादन को बढ़ाने पर जो है ध्यान दिया गया था। और अगला प्रश्न है कि लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को जो है उदाहरण है। इसकी बात करें लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा अर्थव्यवस्था की, तो ये जो है तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। इसमें जो है तृतीय क्षेत्र में अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा जो है गठित बिहार के निर्वाचित सरकार में फरवरी 1938 में किस कारण जो है इस्तीफा दे दिया था। तो ये जो है राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए जो है इस्तीफा दे दिए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 जुलाई 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जो है फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर जो है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित सरकार ने इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो सर जेम्स डेविड शिप्टन जो कि बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इनका जो है कार्यकाल 1935 से 1937 तक था। स्वतंत्रता के बाद जो है बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु जो है निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर बनी है। तो फल्गु की बात करें, फल्गु नदी जो है मोहना और लीलाजन नदियों के बीच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहना और लीलाजन नदियों। बोधगया में जो है 3 किलोमीटर नीचे 2 बड़ी पहाड़ियाँ नदियाँ लीलाजन और मोहना मिलकर फल्गु नदी बनाती है। इसकी चौड़ाई जो है करीब 270 मीटर है। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित जिलों का दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार जो है सही क्रम क्या है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। यहाँ पे बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार तो बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो था ये 25.42 था, जो कि देश के 6ठे स्थान पर था। सबसे अधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा था, जो कि 31.12% था। किशनगंज दशकीय वृद्धि दर में जो है 30.44%, जबकि सिवान जिले यह जो दर में 22.70% था। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज था, 19.02%। और अगला है बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसके वास्तविक संस्थापक जो थे इब्न बख्तियार खिलजी थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के तुर्क शासन स्थापित करने का असली श्रेय जो है बख्तियार युद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी को कहा जाता है।
और बख्तियार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य कमांडर था, उसने जो है बंगाल और बिहार के पूर्वी भारतीय क्षेत्रों पर मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया और जो खुद का उनका जो है शासन स्थापित किया। वह जो है बंगाल के खिलजी वंश का संस्थापक था, जिसे जो है 1203 से 1227 ईस्वी तक बंगाल पर जो है ये थोड़े समय के लिए शासन किया था। अगला, बिहार के किस जिले में जो है गंगा नदी सबसे लंबी है? गंगा की सबसे लंबाई जो है ये पटना जिले में है। पटना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इनका विस्तार हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना, गंडक, कोसी, महानदी आदि सभी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व जो है यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक दर्ज की गई है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो कि शिवहर की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये जो है बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होने वाला है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो कि शिवहर है, 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। अगला है कि बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व जो कि 1106 है प्रति वर्ग किलोमीटर में, जबकि जो है भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या जो था ये 10,40,99,452 था और लिंगानुपात 918 था। जनसंख्या घनत्व जो था 1106 था। साक्षरता दर 61.80%, पुरुष की 71.21% और महिला की 51.50% थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा जो है बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन जो है बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो ये जो है आर्यमंजूश्री मूलकल्प, ये जो है बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नालंदा सराय टोला में जो है उत्खनन से क्या मिला है? इसमें उत्खनन से जो मिला है ये पाल काल का बौद्ध विहार मिला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान कीमतों पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की अनुमान है? तो ये जो है 15.5% वृद्धि होने की अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार जो है वर्ष 2022-23 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी अस्थिर मूल्यों पर जो है 10.6% बढ़कर 4.4 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। जीडीपी वर्तमान मूल्यों पर जो है 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये होने का जो है अनुमान है। और अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार जो बिहार का राजस्व घाटा कितना है? तो ये जो है 11,288 करोड़ है। ये जो है 2023-24 के अनुसार बिहार का राजस्व घाटा है। यहाँ पे राजस्व घाटा देख सकते हैं 11,288 करोड़ जो कि 1.5% है। राजकोषीय घाटा पूछे तो ये है 44,823 करोड़ जो कि जीडीपी का 6% है। प्राथमिक घाटा पूछे तो ये 29,640 करोड़ है जो कि जीडीपी का 3.9% है। और अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा अभी हमने बताया 44,823 करोड़ है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार जब बिहार का राजकोषीय घाटा ये 6% या फिर 44,823 करोड़ रुपये हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 24-25 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर करती है? अभी भी बिहार की जो है 76% जनसंख्या ये कृषि कार्य पर निर्भर करती है। अगला है 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा जो है बिहार का प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है मलिक जानी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक जानी। अगला प्रश्न है कि शेर शाह ने अपने साम्राज्य को प्रारंभ में कितने सरकारों में जो है विभाजित किया था? टोटल जो है 47 सरकारों में विभाजित किया था। सिस्पेस क्या है? तो सिस्पेस की बात करिए जो है भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है और इसे जो है केरल द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में जो है रजत पदक जीतने वाले सागर कुमार बिहार के किस जिले से हैं? सागर कुमार की बात करिए जो है जहानाबाद जिले से है। जहानाबाद ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के सागर कुमार ने रजत पदक जीता था। और सागर कुमार जो कि जहानाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने जो है राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 102 किलोमीटर भार वर्ग में जो है पदक जीता था। इसे जो है वर्ग में 284 किलोमीटर वजन उठाया। और अगला प्रश्न है कि प्रतिबिंब पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन ये सत्य है, विचार करना है। पहला है कि प्रतिबिंब पोर्टल साइबर अपराध को कम करने के लिए जो है लाया गया, जो कि सत्य है। ये जो है प्रतिबिंब पोर्टल ये साइबर अपराध को कम करने के लिए लाया गया था। ये जो झारखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी प्रारंभ किया गया था, ये भी सत्य है। यह जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, ये भी सत्य है। इसमें सभी ऑप्शन जो है सत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिणी अमेरिका का पहला देश जो है कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का पहला देश जो बना है यूपीआई अपनाने वाला भारत का, ये पेरू बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा जो कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने जो दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है। और अगला है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, विचार करना है इसमें। पहला सर्वाधिक पदक जीतकर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान लाया था, तो ये सत्य है। और भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य समेत जो है टोटल 6 पदक जीते थे, ये भी सत्य है। इसमें जो है चीन के द्वारा जो है 40 पदक स्वर्ण, 27 रजत और 24 कांस्य पदक, 91 कुल पदक जीते गए थे, जो दूसरा स्थान था। अमेरिका का पहला स्थान 40 स्वर्ण, 44 रजत, 42 कांस्य, टोटल जो 126 पदक अमेरिका जीतता था। और भारत इसमें जो है 1 रजत और 5 कांस्य के साथ कुल 6 पदक जीते थे। अगला कि बजट 24-25 के अनुसार रुपया खर्च होने के शीर्ष मतों को जो है घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे पहले सबसे अधिक वाला करना है। तो सबसे अधिक जो है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, उसके बाद जो है ब्याज उदायगी, उसके बाद जो होगा ये हो जाएगा केंद्रीय क्षेत्र का योजना 3 में, उसके बाद जो है वित्त आयोग और अन्य जो है अंतरण, ये हो जाएगा सबसे लास्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 केंद्रीय के अनुसार जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य है। पहला कि वित्त वर्ष जो है 23-24 विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि हुई। पहला कथन जो है ये कथन सत्य कथन है, इसमें जो है 9.9% की वृद्धि हुई थी। वित्तीय वर्ष 23-24 में बाजार पूंजीकरण के हिसाब से जो है भारतीय शेयर बाजार दुनिया के 4थे स्थान था। इसमें बात करें भारत जो था ये 5वें स्थान पर था, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। वित्त वर्ष 23-24 में जो है खुदरा मुद्रास्फीति ये 5.4% रहा, जो कि सत्य था। तो इसमें सही जो हो जाएगा 1 और 3, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है। 16वें वित्त आयोग के सचिव जो कि अरविंद पनगड़िया थे, तो इसका राइट आंसर 16वें वित्त आयोग के सचिव की बात करें तो इसके सचिव जो है ऋतिक रंजनम पांडे है। ऋत्विक रंजनम पांडे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अनुच्छेद 280 के 1 के तहत जो है 16वें वित्त आयोग का गठन किया। अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया है, जो कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। लेकिन सचिव पूछे तो ये जो है ऋत्विक रंजनम पांडे हैं। और सदस्य इसके जो है अजय नारायण झा, सौम्या क्रांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू एवं जो है मनोज पांडा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे चुनावी बॉन्ड को जो सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया, तो ये जो है अनुच्छेद 1 के 1 के तहत किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यह जो है समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड का 8वां संस्करण किसने जारी किया। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड का 8वां संस्करण की बात करें तो इसे जो है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जो है ये लागू किया गया, जो है यानी जो है ये जारी किया गया था केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। जारीकर्ता जो है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए।
वर्ष 2023 सर्वेक्षण का विषय था अपशिष्ट से धन, यानी वास्ट टू वेल्थ। इसमें इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर रहा, दूसरे स्थान पर सूरत, तीसरा पर नई मुंबई। सबसे कम स्वच्छ शहर जो कि कोलकाता था, आसनसोल, उसके बाद हावड़ा। अगला प्रश्न है कि मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसमें जो है बात करें, साथ ही इसमें जो पॉइंट है, सबसे स्वच्छ प्रदर्शन वाले राज्य में महाराष्ट्र रहा था और सबसे कम वाले में अरुणाचल प्रदेश रहा था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सम्मेलन और स्थल दिया हुआ है। बात करें पहला में है नाटो शिखर सम्मेलन की, तो इसका स्थल जो है वाशिंगटन डीसी है, तो 1 का जो है 3 हो जाएगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की बात करें, ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। और 19वां नैम शिखर सम्मेलन जो कि कंपाला युगांडा में स्थित है। पहला नेर्वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन जो कि काठमांडू में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान प्रदान किया गया। यह जो है किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है? तो ये जो है ग्रीस का राजकीय सम्मान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि लैमितीय जो कि 10वां संस्करण भारत और जापान के बीच आयोजित थल सेना का अभ्यास है। पहला जो कथन है ये गलत है। लैमितीय जो है ये 10वां संस्करण जो कि मार्च 2024 में भारत और सेशेल्स के बीच हुआ था और ये थल सेना के अभ्यास है। तो पहला कथन गलत हो जाएंगे। इसका आयोजन भारत में किया गया। दूसरा भी कथन जो है ये गलत हो जाएगा। इसका आयोजन जो है सेशेल्स में किया गया था। इसमें ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गलत मिलान का चयन करना है, कौन सा गलत है? पहला है कि हुंड्रो ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024, इसमें भारत का स्थान 3रा है, तो ये सत्य हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7वां है, ये भी सत्य है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान जो था ये 40वां था, ये भी सत्य है। मानव विकास सूचकांक 2023-24 की बात करें, इसमें जो भारत का स्थान था ये भारत का स्थान 132वां था, यहाँ पे 36 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन है। और यहाँ पे जो है बात करें अंतिम स्थान, तो जो अंतिम स्थान था ये सोमालिया का था। अगला प्रश्न है कि लाकडोंग हल्दी को जो है हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका जो है संबंध किस राज्य से है? लाकडोंग हल्दी की बात करें, इसका संबंध जो है ये है मेघालय से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय को जीआई टैग प्रदान हुआ है लाकडोंग हल्दी का। और जो है गारो डंकमांडा का, लारनाई मिट्टी के बर्तन का, गारो चुबिकी का, इन सभी को जो है मेघालय को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला है कि एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? पहला कथन है कि इसे जो है PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि ये कथन जो है सत्य है। इसे जो है ब्लैक होल्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानकारी एकत्र करने का उद्देश्य से जो है लॉन्च किया गया, ये भी सत्य है। इसमें दोनों कथन जो है सत्य हैं, तो इसमें ना तो 1 और ना ही 2 असत्य हो जाएंगे। और इसे जो है लॉन्च की गई थी 1 जनवरी 2024 को। अगला प्रश्न है गलत मिलान करना है। पहला है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये जो है इसका उद्देश्य था छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा जो 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने का जो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना, इसका जो है उद्देश्य था, तो पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा है PM प्राण योजना, इसका जो उद्देश्य था इसका उद्देश्य था सीनियर सिटीजन को हर माह DBT के जरिए जो खातों में पेंशन प्रदान करने के लिए, जो कि गलत है। PM प्रमाण योजना की बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य था रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना तथा जो जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन करना, तो दूसरा गलत हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना, इसका उद्देश्य था स्किल वाले काम में जो है लगे कामगारों को और शिल्पकारों को जो है सस्ते ब्याज पर ऋण जो है मुहैया कराना, इसका उद्देश्य था, तो ये सत्य हो जाएगा। मिष्टी योजना, जो कि भारत के तटीय प्रदेशों में मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य था, तो ये भी सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है डेटा के सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक वेब पोर्टल निवाहिका की शुरुआत किस संस्था ने की? निवाहिका की बात करें, इसकी शुरुआत जो है
NIT कालीकट के द्वारा किया गया। तो NIT कालीकट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्देशीय राजमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित थी? तो ये जो है कलकत्ता में हुई थी। और अगला प्रश्न है कि ग्रोव पोर्टर रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? यहाँ पे गलत है, विचार करना है। पहला है, यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी होता है। तो ये जो है सत्य है, नीति आयोग द्वारा जो है ग्रोव पोर्टर रिपोर्ट जारी होता है। इसका पूर्ण विस्तार जो था, ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रोफॉरेस्ट्री, इसका जो है पूर्ण विस्तार था। तो ये भी सत्य है। इसके द्वारा जो है भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी की क्षमता जो है सैटेलाइट द्वारा लॉन्च की गई। यही कथन सत्य है। इसमें गलत पूछा तो प्रयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि हाल ही में मल्टीपल जो है इंडिपेंडेंसी टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया गया। इसकी बात करें तो ये जो है अग्नि 5 मिसाइल के साथ किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यटन के लिए जो है कश्मीर के ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है ये महाराष्ट्र बन गया है। अगला है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है? तो ये जो है इराह है। हमने जो है पिछले वीडियो में भी बताया था, इराह जो कि भारत की पहली आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आधारित फिल्म बन गई है। अगला प्रश्न है कि विष्णुपद मंदिर का संबंध किसे सौंपा गया? इसका प्रबंधन जो सौंपा गया है ये बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंपा गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आप लोग दूसरा सेट जो कि इम्तिहान का हमने जो है इस चैनल पे करा रहे हैं, अगर आप लोग उसे भी देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इम्तिहान का जो है टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पटना जिला प्रशासन द्वारा जो है शुरू किए गए टर्निंग 18 और जो है यू आर द वन अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य था युवा मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है हरेंद्र सिंह को किया गया है। और हाल ही में जो है बिहार के राजगीर में ये जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो है शुरू की गई है इसका आयोजन। और इसमें जो है भारत ने जो है कि फाइनल में जीता है। भारत ने जो कि फाइनल में जीते हैं एशियन हॉकी चैंपियनशिप। अगला कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा जो है कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जो है नालंदा में किया गया। अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल जो कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। अगर हम लोग बात करें कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन की, तो ये जो है 21 अप्रैल को नालंदा में किया गया था। अगला है पेरिस में 11वें भारत गौरव पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है आचार्य किशोर कुणाल को जो है सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोतों पर जो विस्तार अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे IIT पटना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा IIT पटना। प्रदूषण के स्रोतों पर विस्तार अध्ययन के लिए जो है राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड और जो है IIT पटना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो है सत्य है? इसमें पहला कथन है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी जिले में 500 बिस्तरों वाले जो है श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और जो है अस्पताल का उद्घाटन किया, जो कि पहला कथन ये गलत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 21 जनवरी को समस्तीपुर जिले में सराय रंजन में जो है 500 बिस्तरों वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं जो है अस्पताल की उद्घाटन किए थे। यहाँ पे सीतामढ़ी दिया हुआ, समस्तीपुर में किए थे, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। नालंदा में गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया गया, दूसरा भी जो है ये गलत है क्योंकि ये जो है आरा में किया गया था। तो इसमें सत्य न तो 1 और ना ही 2 हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग जो है खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। पहला का जो हो जाएगा राइट वो 182, ऑप्शन ए हो जाएगा। 142 की बात करें इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 143 की बात करें तो 143 का जो आ जाएगा ये बहनोई देवर साला या
बहनोई देवर या साला की पत्नी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि 144 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 145 की बात करें तो 145 का आंसर जो निकल कर आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। 146 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 147 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 आ जाएगा। 148 का आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 149 की बात करें तो 149 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट है 150वां प्रश्न, इसका जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने जो है इसमें टोटल 150 प्रश्न थे, सभी प्रश्न को डिटेल के साथ कवर कराया है। मैथ का प्रश्न आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। साथ ही आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको ये बताना है कि आपने जो है इस प्रैक्टिस शीट में कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।